नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। आईवी मीन्स के इंट्रावेनस, जो वेन में दिया जाता है। बहुत लोग इसे बोलते हैं ग्लूकोज की बोतल या पानी की बोतल चढ़वाना। तो इसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे कि ये कितने तरह का जो है आईवी फ्लूइड्स होता है, कितने तरह का बोतल होता है और कैसे जो है देते हैं, कब देते हैं और कब कब नहीं देते हैं। तो सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि आखिर हमको पानी देने की नौबत क्यों पड़ी, क्यों जो है पानी हम चढ़ाते हैं। क्योंकि जो भी पर्सन अगर ओरली अच्छे से खा पी रहा है, नॉर्मल है, तो उसको टैबलेट्स या कैप्सूल्स हम लोग देते हैं। आईवी फ्लूइड्स पानी जो है नहीं चढ़ाते। अब किन किन कंडीशंस में पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ती है वेन्स में, तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपका पानी का बहुत लॉस हो जाए बॉडी से, तो बॉडी से लॉस कब कब हो सकता है। सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो उस कंडीशंस में जो है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, तो फिर आपको पानी चढ़ाना पड़ेगा। बहुत बार आपको डायरिया हो गया जो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, लगातार दस्त हो जा रहा है, उस कंडीशंस में फिर देने की जरूरत पड़ती है। वोमिटिंग हो रहा है जो रुक नहीं रहा है, फिर उस कंडीशंस में देने की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा पसीना निकल गया शरीर से, तो उस कंडीशंस में, मतलब शरीर से किसी भी तरह से पानी बहुत ज्यादा अगर निकल जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसके साथ में जो है वो भी निकल जाए, तो फिर हमको पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अब एक और चीज है कि अगर पेशेंट जो है खा पी नहीं रहा है, पड़ा हुआ है, सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद वो बेड पे लेटा हुआ है, तो वो तो खाना वाना नहीं खा पा रहा है, तो फिर उस कंडीशंस में भी हम पानी की बोतल चढ़ाते हैं। उसमें हो सकता है ग्लूकोज भी रहता है ताकि उसको एनर्जी भी मिले और साथ में जो है उसका इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहे। तो या तो पानी जो है बहुत ज्यादा शरीर से निकल गया, या पर्सन जो है नहीं खा पी रहा है किसी कारणवश से, तो उस कंडीशन में हम पानी की बोतल लगाते हैं। अब ये पानी की बोतल जो हम देते हैं, आईवी फ्लूइड्स जो है कितने तरह का होता है। देखिए मेनली जो होता है, जो तीन होता है, तीन पार्ट में हम बांटते हैं। पहला होता है आइसोटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक और तीसरा होता है हाइपरटोनिक। अब इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि चूंकि हम आईवी फ्लूइड जो बोतल हम लगाते हैं तो वेन में देते हैं, ब्लड में मतलब पहुंचाते हैं पानी को, तो हमको पहले ये जानना है कि जहां हम पहुंचा रहे हैं, जहां आईवी फ्लूइड हम दे रहे हैं, उसके अंदर का कंपोजिशन क्या है। मतलब जो ब्लड है, ब्लड के अंदर का कंपोजिशन क्या है, उसमें कितना पानी होता है, कितना सॉल्ट होता है, उसकी ऑस्मोलैलिटी कितनी होती है। तो ब्लड की अगर ऑस्मोलैलिटी की बात करें, मतलब कितना गाढ़ापन है, जस्ट ये मतलब इमेजिन करें कितना गाढ़ा है, तो ब्लड का जो नॉर्मल प्लाज्मा का जो हमारा ऑस्मोलैरिटी होता है 275 से 295 के आसपास होता है। और इसका पीएच जो होता है जो 7.35 से लेके 7.45 होता है। मतलब ऑस्मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो 275 से 295 नॉर्मल होता है जो प्लाज्मा का, और अगर हम पीएच की बात करें तो 7.35 टू 7.45 होता है। इसमें बहुत सारे लवण भी रहते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है, ये सब चीजें रहती है। अब जो भी कंपनियां या फार्मास्यूटिकल कंपनी जो पानी का बोतल बनाती है, तो उनको ये चीज ध्यान में रख के बनाती है कि नॉर्मल बॉडी में क्या क्या होता है। तो सबसे जो कॉमनली यूज्ड जो पानी का बोतल है, दो जो है सबसे कॉमनली यूज्ड होता है, दैट इज एक हो गया कि नॉर्मल सेलाइन जो कि NH बोलते हैं, और दूसरा है RL है, रिंगर लैक्टेट या लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन या हार्टमैन सॉल्यूशन, ये भी बोलते हैं। तो NH से हम शुरुआत करते हैं नॉर्मल सेलाइन में। तो देखिए जो भी आप फ्लूइड की यहां चर्चा होगी ना, तो हमेशा आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे? नॉर्मल प्लाज्मा की, मतलब जो ब्लड है हमारा, ब्लड में जो प्लाज्मा है उसका कितना है। तो प्लाज्मा का आपको बताया गया है कि 275 से 295 होता है। तो NH की अगर हम बात करें तो इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 308 होती है। 308 मतलब है कि 154 इसमें सोडियम रहता है, 154 जो है इसमें क्लोराइड रहता है। तो सोडियम 154 मतलब हो गया 308 हो गया। तो 308 है, मतलब 275 और 295 के आसपास है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। मतलब हमारे प्लाज्मा से मिलता जुलता फ्लूइड है, आइसोटोनिक फ्लूइड है। अब हम आइसोटोनिक फ्लूइड जो है, सोडियम जो क्लोराइड NH जो है कितना परसेंट होता है? 0.9% होता है। मतलब 100 ml में 9 मतलब 0.9 ग्राम होता है, और 1000 ml में 9 ग्राम होता है। तो NH जो है हम कहां कहां देंगे? तो अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा दस्त हो गया या बहुत वोमिटिंग हो गया, उस कंडीशंस में हमको देना होगा। अगर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा उसका बीपी कम हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, तो उस कंडीशंस में हम देंगे। क्योंकि आपको मालूम है बीपी कम है तो सोडियम और ऐसे भी नमक खाने के लिए बोलते हैं, और आप नमक जो है आईवी दे रहे हैं, तो दैट इज गुड थिंग कि उसका बीपी भी कुछ इंप्रूव होगा।
उसके बाद है कि ब्लैडर इरिगेशन में किसी का ब्लैडर इरिगेट किया जा रहा है उस कंडीशंस में। घाव को उन जो वॉशिंग के केस में, घाव धोने के केस में वहां भी यूज करेंगे। मेडिसिन जो पाउडर फॉर्म में है उसको डाइल्यूट करने के लिए वहां भी देंगे। तो ये सब चीजें हैं कुछ जो एनएच हम लोग देते हैं। या जो किसी का ब्लड वॉल्यूम काफी कम है, मतलब वही हाइपोटेंशन है, तो उस कंडीशन में तो देना ही है। अब जो है कहां नहीं देते हैं, तो ये हमको एक ध्यान रखना है कि इसके अंदर सोडियम और जो क्लोराइड होता है 154 होता है। नॉर्मल जो सोडियम 130 होता है, क्लोराइड 109 के आसपास होता है प्लाज्मा में नॉर्मल। तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा है, तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकता है कि हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, मतलब सोडियम का लेवल बढ़ सकता है अगर इसको ज्यादा दिया जाए। कोई ऑलरेडी जो है बीपी का मरीज है जिसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, तो उसको हम नहीं दे सकते हैं ये चीज, क्योंकि फिर जो है सोडियम बढ़ेगा, फिर क्लोराइड बढ़ेगा, फिर बीपी उसका शूट करेगा। कोई अगर जो है ऑलरेडी एसिडोटिक पेशेंट है, जैसे कि किसी को सेप्सिस हुआ है, सेप्सिस में सेप्टिसीमिया हुआ है और सेप्टिसीमिया के चलते अगर किसी का जो है काफी ज्यादा जो है उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स और ये सब बनते हैं शरीर में, तो एसिडिक कंडीशंस बढ़ जाता है। और ऐसे भी नॉर्मल सेलाइन जो हम लोग देते हैं इसका पीएच 5 के आसपास होता है, तो इस कंडीशंस में हम ज्यादा नहीं दे सकते हैं क्योंकि पर्सन ऑलरेडी एसिडिक है। और एक चीज की इसको देने के बाद जो है हाइपर क्लोरीमिक एसिडोसिस हो जाता है, क्योंकि क्लोराइड बहुत ज्यादा है, तो फिर इसको ज्यादा देने से हाइपर मतलब क्लोरीन का जो है, क्लोरीन के चलते जो है एसिडोसिस शुरू हो जाता है। और भी है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जिसका हार्ट का जो है इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, कंजेस्टेड है हार्ट, तो उस कंडीशंस में भी नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम बढ़ा के क्या फायदा है, हार्ट पे लोड बढ़ता चला जाएगा और हार्ट जो है ऑलरेडी फेलियर स्टेज में चल रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। अगर किसी का किडनी इंजुरी है, रीनल फेलियर है, तो उस कंडीशंस में भी ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और फिर किडनी पे प्रेशर पड़ेगा और किडनी ऐसे भी फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपको इडीमा ये सब शुरू हो जाएगा, शरीर में पैर हाथ में जो है पाँव फूलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ज्यादा एनएच दे देंगे किसी हार्ट कंप्रोमाइज पेशेंट को, किडनी कंप्रोमाइज पेशेंट को, तो वो जो है आप देखेंगे इडीमा शुरू हो जाएगा, हाथ पैर ये सब जो है फूलना शुरू हो जाएगा, आंखों के पास ये जो है पफिनेस आना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएल की। आरएल मतलब है कि रिंगर लैक्टेट या लैक्टेटेड रिंगर भी बोलते हैं, इसी को हार्टमैन सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। देखिए इसका जो पीएच होता है 6.5 के पास होता है, मतलब प्लाज्मा के आसपास होता है, बहुत करीब है ये। और इसमें जो है सिर्फ सोडियम और क्लोराइड नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड तो होता ही है, साथ में पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, लैक्टेट भी होता है। तो ये सब चीजों के चलते इसको बैलेंस्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें सब कुछ जो है बैलेंस्ड अमाउंट में है, तो इसीलिए इसको बैलेंस्ड सॉल्यूशन बोलते हैं और फिजियोलॉजिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सबसे आइडियल सॉल्यूशन यही है। इसका मेन जो यूज होता है हम कहाँ करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है जो कि हम बर्न इंजुरी में जो है इसको एलआर को या जो है आरएल को हम लोग यूज करते हैं। किसी का बहुत ब्लड लॉस हो गया तो उस कंडीशंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। डिहाइड्रेशन में तो यूज करते ही हैं। कि कोई अगर बहुत ज्यादा जो है एसिडोटिक पेशेंट है, सेप्टिसीमिया हो गया किसी को, सेप्टिसीमिया के चलते ब्लड में काफी ज्यादा एसिडिक मीडियम बना हुआ है। एबीजी अगर आप कर रहे हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, उसमें पीएच काफी कम आ रहा है, 4, 4.5, 5 आ रहा है, तो उस कंडीशंस में इसको आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका पीएच 6.5 के आसपास है। और इसमें लैक्टेट होता है, जो लैक्टेट लीवर में जाके बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है तो बाइकार्बोनेट जो है बेस है और वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, बफर की तरह काम करता है। तो आरएल का कहां नहीं दिया जा सकता है, तो इसमें एक चीज सबसे ध्यान देने वाली बात ये हमेशा याद रखिए कि आरएल जिनका भी लीवर अगर कंप्रोमाइज है, लीवर का प्रॉब्लम है, क्योंकि लीवर में जो आरएल में रिंगर लैक्टेट में जो लैक्टेट होता है वो लीवर में जाके बाइकार्बोनेट में कन्वर्शन होता है। तो अगर जिनका लीवर इंजुरी है वो लैक्टेट कन्वर्शन नहीं होगा और लैक्टेट की अमाउंट काफी शरीर में बढ़ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। और जो है सपोज कि किसी का ब्लड दे रहे हैं, किसी का एक हाथ में जो है मान लीजिए कि ब्लड भी चल रहा है और अगर दूसरे हाथ में सेलाइन चढ़ाना है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ है, तो किसी का अगर ब्लड चल रहा है तो उसको हम एलआर या जो आरएल जो बोलते हैं रिंगर लैक्टेट, ये नहीं देते हैं। कारण ये है कि जो ब्लड चल रहा है, ब्लड कंपोनेंट, उसमें जो है इरिटेशन सब एंटीकोआगुलेंट ये सब होता है, और आरएल का जो कैल्शियम होता है उससे कंबाइन करके फिर एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट को कम कर देता है, थ्रोम्बोसिस का चांस बढ़ सकता है। अगर किसी को हाइपरकैलेमिया है, पोटेशियम काफी ज्यादा है, या रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर है, पोटेशियम उसका बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशंस में नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 4 के आसपास मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम भी होता है। नेक्स्ट जो फ्लूइड होता है वो होता है डीएनएस। अब डीएनएस में क्या होता है कि D5 होता है, मतलब डेक्सट्रोज जो है 5 ग्राम होता है और नॉर्मल सेलाइन फिर वही 0.9%। तो इससे एक ये फायदा हो गया कि बाकी तो एनएस वाला सारा काम हो गया,
क्योंकि NH है और उतना ही कंसंट्रेशन का, साथ में डेक्सट्रोज भी है। अगर किसी को अलग से कैलोरी या एनर्जी, शरीर काफी वीकनेस लग रहा है या बहुत दुर्बल या लग रहा है कि एनर्जी नहीं है, तो उस कंडीशंस में जो है आप DNS दे सकते हैं। सोडियम भी है, क्लोराइड भी है और साथ में जो है डेक्सट्रोज भी है। डेक्सट्रोज फिर बॉडी जो है यूज कर लेता है एनर्जी की। अब ये है कि DNS को आप कहां नहीं दे सकते हैं, तो ऑलरेडी डेक्सट्रोज है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसको आप DNS मत दीजिए, क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो कि डेक्सट्रोज है। और अगर किसी पेशेंट्स का जो है ऑलरेडी जो सोडियम काफी ज्यादा है, तो फिर इसको मत दीजिए, क्योंकि इसमें NH भी है और NH वही वाला NH है 0.9% वाला, तो फिर उसके चलते हाइपरनेट्रीमिया और बढ़ जाएगा और ज्यादा सोडियम लेवल बढ़ सकता है। तो हाइपरनेट्रीमिया में नहीं देंगे, डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं देते। नेक्स्ट जो फ्लूइड है वो है 5D या D5 बोलते हैं। अब ये जो होता है इनिशियली तो आइसोटोनिक होता है, जब ब्लड में हम जाता है तो ये आइसोटोनिक रहता है, पर जैसे ही इसका ग्लूकोज और जो डेक्सट्रोज यूज हो जाता है, फिर उसके बाद ये हाइपोटोनिक हो जाता है। इसका यूज किस किस कंडीशंस में करते हैं? खासकर हाइपरनेट्रीमिया के केस में करते हैं, जिसका कि सोडियम लेवल अगर काफी ज्यादा है तो उस कंडीशंस में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ जो है ग्लूकोज है और साथ में पानी है, कोई भी सोडियम नहीं है। तो अगर किसी का सोडियम बढ़ा हुआ है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। जो पानी जो है वो डाइल्यूट कर देगा जो ज्यादा जो सोडियम है, तो डाइल्यूशनल जो बोल सकते हैं कि हाइपो थोड़ा सा जो है सोडियम कम होगा डाइल्यूट होने के चलते। और एक चीज की इसका यूज हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर किसी को वीकनेस है तो कैलोरी के फॉर्म में, मतलब कि चलो कैलोरी मिल जाएगा शरीर में, तो ये दे सकते हैं, एनर्जी थोड़ा आ जाएगा क्योंकि इसमें ग्लूकोज है। और फ्लूइड रिससिटेशन में मान लीजिए पानी की बहुत ज्यादा कमी है शरीर में, तो इस कंडीशंस में दिया जा सकता है। D5 या 5D को हम कहा नहीं दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि चूंकि ये बाद में हाइपोटोनिक हो जाता है, तो कोई भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जो है अगर किसी पर्सन का ब्रेन इडिमा या ब्रेन इंजुरी हुआ है तो इस कंडीशंस में नहीं देते हैं, क्योंकि जो ब्रेन वाला जो सेल्स होता है ना, न्यूरॉन्स, वो बहुत सेंसिटिव होता है खासकर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से। तुरंत जो है हाइपोटोनिक से वो पानी लेके और स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और एडिमा और बढ़ जाता है। इसीलिए हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है, या तो 0.45% जो NaCl है, मतलब नॉर्मल सेलाइन 0.45%, या D5, ये सब हम लोग नहीं देते हैं खासकर सेरिब्रल एडिमा या जो है ब्रेन इंजुरी के पेशेंट्स को। अब बात होती है कि अगर ब्रेन एडिमा है, ब्रेन इंजुरी हुआ है, उसका काफी मतलब ससेप्टेबल है कि वो तुरंत स्वेल कर जाता है, तो उसको कौन सा फ्लूइड दें ब्रेन एडिमा को कम करने के लिए? तो उस कंडीशंस में हाइपोटोनिक नहीं देना है। देना क्या है? तो हाइपरटोनिक फ्लूइड देना है। हाइपरटोनिक मतलब कितना? 3% NaCl देता है। नॉर्मल तो 0.9% होता है, लेकिन अभी हमको हाइपरटोनिक देना है। तो वो क्या करेगा कि जो ब्रेन सेल्स जो इडिमेटस हो गया है, उसके अंदर पानी भरा है, उसको खींच लेगा, तो उसके एडिमा को कम करेगा। या बहुत बार हम लोग याद होगा आपको कि मैनिटॉल देते हैं, तो मैनिटॉल भी ऑस्मोटिक एजेंट की तरह काम करता है, वहां से पानी खींचता है, एडिमा को कम करता है। तो या तो 3% NaCl बहुत मॉनिटर्ड तरीके से दिया जाता है, 6 आवर to 8 आवर धीरे धीरे रन करता है। बहुत तेज भी नहीं देते हैं, तेज देने से भी जो पोंटाइन माइलिनोसिस हो सकता है। 3% NaCl, और 3% NaCl काफी जलता है वेन्स में, तो सेंट्रल लाइन से ज्यादातर दिया जाता है। और भी होता है इसमें कि D10 होता है, मतलब कि 10 मतलब कि 10 ग्राम होता है 100 ml पानी में। D25 भी होता है, 50D भी होता है। तो ये सब जो है D25 और 10D ये सब यूज करते हैं। स्पेशली जो है D25 हम लोग यूज करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, खासकर अगर कोई पेशेंट जो है सडन हाइपोग्लाइसेमिक जो शॉक लेके आ गया, हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर फॉल कर गया है, तो तुरंत जो है कंसंट्रेटेड ये वाला देते हैं 25D जो है। और फिर उसके बाद वो देखेंगे कि कंसस जो है तुरंत रिगेन कर जाता है। फिर उसका हम लोग ब्लड ग्लूकोज जो है रेगुलर चेक करते रहते हैं, और फिर मेंटेनेंस फ्लूइड के तौर पे बहुत बार हम लोग D10 या D5 फिर लगा के फिर रेगुलर चेक करते रहते हैं। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया सडन लेके आ गया, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक लेके, तो उस कंडीशंस में D25, या उस अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो कम से कम जो 10D तो आप दे ही सकते हैं, वो भी नहीं है तो फिर 5D आप दीजिए, क्योंकि इसमें ग्लूकोज है और आपको मालूम है कि शुगर का पेशेंट है, इसको सडन जो है शुगर कम गया है, हाइपोग्लाइसीमिया लेके आया। हम बार बार बोल रहे हैं कि एसिडिक हो जाएगा, ब्लड में काफी ज्यादा एसिडिटी हो जाएगा। ब्लड में खासकर जो हम ABG कराते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, उसमें देखा जाता है कि pH जो है काफी कम आ गया है। तो आखिर इससे परेशानी क्या होती है? देखिए, एसिडिक अगर हो जाता है आपका ब्लड, या एसिडिटी काफी इंक्रीज कर गया ब्लड में बात कर रहे हैं, ये पेट की बात नहीं है, ब्लड की बात है। तो ब्लड में अगर काफी इंक्रीज कर गया, तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो RBC या जो नॉर्मल बाकी जो सेल्स है, उससे पोटेशियम क्या होता है कि रिलीज होने लगता है,
और जो H+ है, मतलब जो एसिड है, वो सेल के अंदर जाने लगता है, तो पोटेशियम रिलीज होकर बाहर आता है और हाइपरकैलिमिया हो जाता है। इसीलिए एसिडिक कंडीशन में खासकर बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसीलिए बाइकार्ब का भी इंजेक्शन दिया जाता है, बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि एसिडिटी के केस में जो है चांसेस रहता है कि हाइपरकैलिमिया हो जाए। और हाइपरकैलिमिया एक ऐसा चीज है, 3.5 to 5 नॉर्मल होता है पोटेशियम, लेकिन अगर ये 5 से ज्यादा हो जाए तो बहुत डेंजरस होता है, खासकर पोटेशियम। सडन एरिथमिया, मतलब रिदम डिसऑर्डर कर सकता है, कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। इसीलिए हम लोग एसिडिक अगर होता है तो इसको हम मैनेज करते हैं बाइकार्ब देके, आरएल सॉल्यूशंस देके, एनी हाउ जो है एसिडिटी कम करके रखते हैं। और साथ में कैल्शियम ग्लूकोनेट ये सब देके रखते हैं, ताकि हाइपरकैलिमिया ना हो, और अगर होता भी है तो हार्ट को स्टेबलाइज करके रखे कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर हाइपरकैलिमिया हो भी जाता है तो बहुत बार हम लोग जो है D5 या D10 और उसमें इंसुलिन दे देते हैं, और तब हम उसको पानी चढ़ाते हैं। कारण ये है कि जो इंसुलिन होता है वो सेल्स में एंट्री कराता है पोटेशियम का, तो सेल्स में अगर पोटेशियम जाएगा तो मान लीजिए प्लाज्मा से अगर सेल्स में जाता है पोटेशियम, तो प्लाज्मा का जो है पोटेशियम कमेगा, मतलब हाइपरकैलिमिया कम होगा। इसीलिए हम लोग इंसुलिन साथ में डेक्सट्रोज दे के, डेक्सट्रोज इसलिए देते हैं कि मान लीजिए इंसुलिन दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शुगर भी फॉल कर जाए, तो इंसुलिन भी देते हैं D5 D10 मतलब सॉल्यूशन में डाल के, और साथ में वो हाइपरकैलिमिया के मैनेजमेंट में यूज हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।